नमस्ते। मैं विनोद चारण फिजिक्स फॉर यू विनोद चारण की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपवर्तन अपवर्तन के नियम, इसको प्रभावित करने वाले कारक, कारण व दैनिक जीवन में घटित होने वाली अपवर्तन से जुड़ी घटनाओं, लेंस के प्रकार व इनसे बनने वाले प्रतिबिंब और कुछ इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये समझाया जाएगा इस वीडियो के अंदर। मैं इससे जुड़े अपलोड करना चाहता हूं वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि आपके पास मेरा सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। मैं अपने इस फिजिक्स फॉर यू विनोद चारण क्लासेस में या इस चैनल पर 12th, 11th, 9th, 10th और बीएससी से जुड़े हुए फिजिक्स व जनरल साइंस के वीडियो अपलोड करता हूं। साथ ही होने वाले ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जनरल साइंस से जुड़े वीडियो को अपलोड करता हूं और इस तरह के वीडियो आप मेरे इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। आज हम अपवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर प्रकाश, परावर्तन व परावर्तन के प्रकार, दैनिक जीवन में घटने वाले परावर्तन के कारण घटनाएं, दर्पण के प्रकार आदि के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप वो भी देख सकते हैं। ये ऑप्टिक्स का परावर्तन को लेकर वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अपवर्तन अपवर्तन किससे होता है? तो अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के कितने प्रकार हैं? अपवर्तन के क्या कारण हैं? अपवर्तन के कौन कौन से कारक हैं? आपको ये नाम देखते ही इन सभी के बारे में जानने की बहुत सी जिज्ञासा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपवर्तन मित्रों हमेशा ही एक पारदर्शी वस्तु से होता है। किससे होता है? एक पारदर्शी वस्तु से होता है। किससे होता है? एक पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु कौन सी होती है? एक ऐसी वस्तु जो कि जिसके हम आर पार देख सकें। जैसे कि ये मेरा चश्मा है, यहाँ पे मैंने मार्कर रखा है, आपको दिखाई देता है। तो ये क्या है? एक पारदर्शी वस्तु है। क्या ये? पारदर्शी वस्तु। तो अपवर्तन हमेशा पारदर्शी वस्तुओं से देगा। पारदर्शी वस्तुओं से होता है। अर्थात यह लेंस से होता है। लेंस से होता है। अर्थात यह लेंस से होता है। चश्मा में भी तो लेंस ही तो लगा हुआ होता है।
तो ये किससे होता है? लेंथ से होता है। अब परिभाषा की बात करें तो ये लिख सकते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम वो भी सघन, तो हम लिख सकते हैं प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से दूसरे सघन माध्यम, जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से दूसरे सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है, इस विचलन को ही अपवर्तन कहते हैं। विचलन को ही अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम परिभाषा के अंदर क्या लिखा हमने, ये कोई एक माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम सेकंड है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो यह अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। देख लो, ये अभिलंब है, ये क्या अभिलंब, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। ये कोण I, ये कोण R। इसके भी अपवर्तन के भी दो नियम हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको बाद में मिटा लेंगे। अपवर्तन के दो नियम, पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब एनएलएस तीनों एक ही तल पर स्थित है, तो लिखते हैं आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण एक ही तल पर स्थित है, देख लो। दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि ये कोण I की ज्यास, इस कोण I की ज्या sin I व इस कोण
ये आपतित कोण आई की ज्या साइन आई व अपवर्तित किरण आर की ज्या का अनुपात किसी नियतांक के बराबर होता है। एक नियतांक के बराबर होता है। उस नियतांक को हम क्या होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। एक नियतांक के बराबर होता है। उस नियतांक को हम म्यू कहते हैं। उस नियतांक को हम म्यू कहते हैं। ये दूसरा नियम है। अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले 3 कारक। पहले आपको मैं बता देता हूं अपवर्तनांक क्या होता है। हमने अभी दूसरे नियम लिखा था साइन आई अपॉन साइन आर। ये दोनों का, इस इन दोनों का मान 1 से अधिक होता है। 1 के बराबर नहीं होता है, 1 से अधिक होता है। और इसे हम, ये किसके बराबर होते हैं, ये किसी नियतांक के बराबर होते हैं। किसके होते हैं, नियतांक के बराबर होते हैं। इन दोनों का अनुपात नियतांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक, जब हम प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है। इस विचलन, ये जो विचलन हो रहा है, इस किरण का कुछ विचलन हो रहा है, ये कितना विचलन होता है, इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। इस विचलन को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला, माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति कि माध्यम कौन सा है, सघन है या विरल है, ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा है, ये घनत्व कितना है, ये घनत्व पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं घनत्व। तीसरा ये प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। किस पर करता है, कि प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है कि प्रकाश का रंग कौन सा है। ये प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। इन तीनों चीजों पे निर्भर करता है। इन तीनों चीजों पे निर्भर करता है। इन तीनों चीजों पे निर्भर करता है। अपवर्तन के दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं में कौन कौन सी, कई बार देखा है मैंने, कुछ किताबों में लिखा होता है कि पानी के अंदर डूबी हुई पेल्सिन, पानी के अंदर डूबी हुई पेल्सिन का मुड़ा हुआ दिखाई देना। क्या, मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये दोस्तों लिखने वालों ने पता नहीं कैसे लिख दी, मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन ये गलत है। पानी के अंदर पेल्सिन को बनाया इस तरह से है कि वो पेल्सिन कभी पानी में डूब नहीं सकती। अगर पेल्सिन पानी के अंदर डूब जाए, अगर पेल्सिन पानी के अंदर डूब जाए तो बच्चा क्या करेगा, उस पेल्सिन को निकालने के लिए पानी में कूदेगा और उससे बच्चे को हानि पहुंच सकती है, क्षति हो सकती है।
तो इसलिए पहले को बनाया इस तरह से गया है कि वह पानी के अंदर नहीं डूबती है। हम ऐसे कह सकते हैं किसी छड़ को पानी के अंदर रखने पर उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये देखिए, ये मैंने एक कुछ छड़ लिया है, ये पानी में डूब चुकी है, ये पानी के अंदर, और यहाँ से कुछ मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये अपवर्तन के कारण होता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि किसी लिख लेते हैं हम अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग व इसके उदाहरण। पहला है पानी में डूबे किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पानी में, हमने क्लास में जो प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको, वही पानी में डूबी किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। दिखाई देना। दूसरा, हमने देखा होगा किसी बर्तन में पानी डाला हुआ, पानी से भरे हुए बर्तन में हम सिक्का डाल देते हैं, टब हुआ, बाल्टी हुआ, गिलास हुआ, कुछ भी हो, तो उसके अंदर उस सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, हमें कुछ वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं तालाब, तालाब, तालाब का तल भी हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तालाब व तालाब, तालाब ही लिख देते हैं, का तालाब का निचला सतह, निचली सतह कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई दे, दिखाई दे, गिलास के पेंदे में पड़ा सिक्का ऊपर अपनी सतह से कुछ उठा हुआ दिखाई देना। आपने ये भी देखा होगा, और तारों का टिमटिमाना, क्या, तारे या ग्रहों का टिमटिमाना। आप जब भी रात्रि वेला में जब भी आकाश की तरफ देखते हो तो आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्या आते हैं? तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो हम लिख सकते हैं तारों व ग्रहों का टिमटिमाना। टिमटिमाना और शायद हो गए होंगे। उठा हुआ दिखाई देना, तारों व ग्रहों का टिमटिमाना,
ये इसके कुछ उदाहरण थे। अपवर्तन के बारे में हमने परिभाषा देख ली। अपवर्तन के दो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तब क्या होता है। हमें पूछ लिया जाता है, जब नोट के अंदर लिख लीजिए ये बात आप, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता दूसरा यह पूछा जाता है इसके विपरीत, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो क्या होता है। कई बार पूछा जाता है, बहुत से एग्जामों में आपने देखा होगा। चलो हम बता देते हैं। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम, इससे हम विरल माध्यम कह सकते हैं। ये सघन माध्यम, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब से कुछ नीचे की ओर झुक जाती है। ये देख लो, आप थोड़ा सा सीधा बना लेना, मेरे वाला थोड़ा सा आप स्केल से बनाए हुए तो आपको अच्छे से समझ में आए। जब कोई प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर की झुक रही है। ये देखो, ये प्रकाश किरण यहाँ से जाना चाहिए था, जाना तो यहीं से था, लेकिन ये अभिलंब से कुछ नीचे की ओर झुक जाती है। तो हम क्या कहते हैं, अभिलंब से कुछ नीचे की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं वरना लिख देता। तो इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। इसमें क्या होता है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण
सघन माध्यम में प्रवेश करती है, क्या था इसमें, सघन माध्यम से विरल, हाँ यहाँ पे विरल आएगा, विरल, सॉरी मैंने थोड़ा सा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है, अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है। तो क्या होता है, अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है। मैं तो कहता हूं कि ये टॉपिक इतना आसान है कि एक बार पढ़ते ही आपकी याद हो जाएगा। अगर आप इसके नोट्स भी बना लेते हो तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स चाहिए तो मैंने अपने थंबनेल के अंदर व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। एक होता है लेंस, लेंस किसे कहते हैं, एक वक्र दो वक्र, यहां पे बना लेते हैं, एक वक्र दो वक्र से घिरा समतल पृष्ठ, से घिरा समतल पृष्ठ क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, हम लिख सकते हैं एक वक्र व दो वक्र से घिरा समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ लेंस कहलाता है, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक तो उत्तल, एक अवतल लेंस। अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। कौन कौन से, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कह देते हैं, आवर्तक लेंस भी कह देते हैं, आवर्तक लेंस भी कहते हैं। इसकी लेंस क्षमता पॉजिटिव होती है, इसकी लेंस क्षमता पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस को यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और इसकी लेंस क्षमता नेगेटिव में आगे लगती है और इसे न्यूनकारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के अंदर इसकी परिभाषा में हम तो
क्या कह सकते हैं, एक ऐसा लेंस जो किनारों से पतला हो, बीच से मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस के लिए एक ऐसा लेंस जो बीच से पतला हो और किनारों से मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। यहां से देख के लिखना आपको, ये डायग्राम है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा डायग्राम वैसा का वैसा लिख देना है। एक होती है दोस्तों, नाम है यहाँ पे लेंस क्षमता। तो लेंस क्षमता क्या होती है, इस पे हम चर्चा करते हैं। लेंस क्षमता, लेंस क्षमता फोकस दूरी की अपोजिट होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। क्या होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो लिख सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहते हैं। लेंस क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे P से निरूपित करते हैं। फोकस दूरी की व्युत्क्रम, इसका फॉर्मूला हम यूं लिख सकते हैं, ये क्या होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। लो जी, ये इसका फॉर्मूला है। फोकस दूरी का मात्रक, इसे हम मीटर में मापते हैं तो मीटर होता है। लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स। आपको दे दिया जाता है कि फोकस दूरी हम न्यूमेरिकल करते हैं, आपको फोकस दूरी दी जाती है, किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी लेंस क्षमता क्या है। या आपको ऐसे भी पूछ सकता है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, 50 सेमी है तो इसकी लेंस क्षमता क्या होगी। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम, चल 2 करते हैं पहले। 20 सेमी हम जानते हैं कि फोकस दूरी मीटर में होती है, तो इसमें ये किस में दी हुई है, सेमी में, तो इससे पहले हम मीटर में बदलना होगा। किस में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा। यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, मीटर में न बदलते हुए सीधा ही न्यूमेरिकल्स को हल कर लेते हैं, उससे क्या होता है, हमें लॉस ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो F बराबर में 20 सेमी दिया हुआ है, सेमी को मीटर में बदलते हैं, 100 का भाग लगेगा, ये मीटर आ गया, नीचे आएगा मीटर आ गया। अब हम जानते हैं P इक्वल टू 1/F होता है, तो P इक्वल टू 1/1/F 1/5, 5 है, ये ऊपर आ जाएगा। P इक्वल टू 5 डायोप्टर। इसमें भी यही होगा, पहले हमें क्या करना होता है, इसको मीटर में बदलना है। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 का भाग देते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर क्या होता है,
1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसका भाग लगाएंगे ताकि मीटर में आ जाए। क्या आ जाएगा 1/2। तो ये P निकालना है हमको, तो ये 1/f होता है। यहाँ पे मान रखते हैं P = 2 डायमीटर। तो लेंस का 2 डायमीटर आ गया। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी हो तो उस लेंस की लेंस क्षमता क्या है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम गलत कर सकते हैं। एक होती है दोस्तों संयुक्त लेंस क्षमता। संयुक्त लेंस क्षमता, इससे हम इस टाइप से लिखते हैं, डेल पी से दर्शाते हैं। डेल पी क्या होता है, P1 P2 दो लेंसों के संयुक्त लेंस क्षमता को हम क्या कहते हैं, संयुक्त लेंस क्षमता। क्या कहते हैं हम, संयुक्त लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये उत्तल के लिए माइनस, उत्तल के लिए प्लस, अवतल के लिए माइनस होती है। जैसे कि हमें कह देता है कि लेंस क्षमता, उत्तल लेंस की लेंस क्षमता, उत्तल लेंस की लेंस क्षमता 5 सेमी है, 5 डायमीटर है, और अवतल लेंस की लेंस क्षमता 3 डायमीटर है। तो हम क्या करते हैं, डेल पी निकालते हैं। डेल पी, इसको हम लेंस उत्तल को पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम माइनस में लेते हैं। 5 पॉजिटिव 3 माइनस में आएंगे, तो क्या होगा 2 डायमीटर, क्या रह जाएगी 2 डायमीटर। लेंस से अपवर्तन के नियम, लेंस से अपवर्तन के हम नियम के बारे में देखते हैं। लेंस से अपवर्तन के नियम। पहला, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य एक्स के समांतर, मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है, तो वह फॉक्स बिंदु से होकर गुजरती है। तो वह फॉक्स बिंदु से होकर गुजरती है, या गुजरती हुई आपतित होती है, गुजरती है या गुजरती हुई आपतित होती है। या गुजरती हुई आपतित होती है। दूसरा ठीक इसके अपोजिट होगा, दूसरा इसके ठीक अपोजिट होगा। जब कोई प्रकाश किरण फॉक्स बिंदु से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण फॉक्स बिंदु से होकर गुजरती है, तो लेंस से
अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मैं दोनों बना रहा हूं साथ में। फोकस बिंदु से गुजरती है, तीसरा नियम, इसके 3 नियम होते हैं। ये प्रकाश के अंदर होता है। जब कोई प्रकाश के अंदर से होकर गुजरती है तो वह सीधे निकल जाती है। ये लो जी, ये तीनों नियम मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनसे बनने वाले प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, छोटी सी टेबल बनाते हैं। बड़ा इजी है, मैं आपको एक ट्रिक के जरिए बताऊंगा, बहुत ही आसान है। वस्तु, ये प्रतिबिंब, वस्तु अनंत पर हम वस्तु की 3 ही सिचुएशन रखते हैं, या तो अनंत पर, या फिर हम 2f पर, या हम f पर, या हम f। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब इसका अपोजिट लिखना है, f 2f अनंत। इतना तो याद रह जाएगा आपके। होता क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब f पर बनेगा, जब वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब 2f पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के समान, वस्तु के समान। इस तरफ बड़ा और इस तरफ छोटा। जब वस्तु 2f पर हो तो 2f पर ही प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के समान बनेगा। जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो अनंत पर बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सभी के सभी क्या बनेंगे, ये उल्टे बनेंगे और वास्तविक होंगे। सभी के सभी उल्टे व वास्तविक होंगे। जब वस्तु अनंत व 2f के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 2f व f के बीच बनेगा, 2f व f के बीच बनेगा। जब वस्तु 2f व f के मध्य हो तो प्रतिबिंब अनंत व 2f के बीच बनेगा, अनंत व 2f के बीच बनेगा। यह टेबल उत्तल लेंस, यह टेबल उत्तल लेंस व अवतल दर्पण के लिए लागू होती है, वह अवतल दर्पण के लिए लागू होती है, लागू
होती है। अब आपको मैं इसके उदाहरण बताता हूँ कि उत्तल लेंस कैसे करते हैं। कितने उदाहरण हैं, अवतल के कौन कौन से उदाहरण हैं, ये आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। चश्मे को छोड़कर, किसको? चश्मे को छोड़कर, ये चश्मा है, इसको छोड़कर सभी के सभी प्रकाशिक उपकरण, कौन से? प्रकाशिक उपकरण। कौन से उपकरण? प्रकाशिक उपकरण। कोई भी उपकरण हो, दूरदर्शी हो, सूक्ष्मदर्शी हो, कुछ भी हो, प्रकाशिक उपकरण कहते हैं या युक्तियां भी कहते हैं, वो सभी क्या होगी? उत्तल लेंस होगी। क्या होगी? उत्तल लेंस होगी। उत्तल लेंस होगी। एक होता है दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमें क्या याद रखना है कि एक ही बात याद रखनी है कि चश्मा को छोड़कर सभी प्रकाशिक युक्तियां कौन से लेंस से बनी होती है? सभी प्रकाशिक युक्तियां उत्तल लेंस से ही बनी होती है। किससे? उत्तल लेंस से ही बनी होती है। और जो चश्मा होती है वह अवतल व उत्तल दोनों से बनती है। किससे बनती है? उत्तल व अवतल दोनों से बनती है। तो ये मैंने आपको आज बता दिया। समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के लिए धन्यवाद आप सभी को।